नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट विद गोलू में आपका स्वागत है। आज एडिटोरिया 500 एमसीक्यू की बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन हम आपके साथ कर रहे हैं। चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? देखिए, सबसे पहले तो बात जान लेते हैं कि कौन कौन है। देखिए, सबसे पहला देखा जाए 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 आर्टिकल्स हैं वो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये जो संविधान में मूल अधिकार हैं केवल भारतीयों को प्राप्त है, यानी कि 15, 16, 19, 29, 30। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 प्रथम मूल अधिकार, हाँ 15 है इसमें ऑप्शन। उसके बाद अनुच्छेद 16 प्रथम मूल अधिकार, हाँ 16 भी है। अनुच्छेद 19 भी है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, फर्स्ट का डी। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। ऑप्शन सी, राज्यसभा सदस्य अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद से मुक्त हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं इसका राज्यसभा के सदस्य को। देखिए, राज्यसभा के अगर सदस्य बोलेगा तो सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ठीक है, एक सदस्य 6 वर्षों तक कार्यकाल। और राज्यसभा का कार्यकाल अगर राज्यसभा बोलेगा तो ये होता है 2 वर्षों का। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का और राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट ऑप्शन में राज्य सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु का होना आवश्यक है। नहीं, जो राज्य, देखिए सबसे पहले जानिए लोकसभा, आप जान लीजिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष ये हो गया। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है, नहीं केवल 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष होना आवश्यक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद से मुक्त हो जाते हैं। नहीं, 1/4 नहीं, 1/3। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों के पद से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन, इसमें से क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? उपयुक्त सभी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो गया आपको ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? जो धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? देखिए, जो धन विधेयक होता है और राज्यसभा में मात्र 14 दिन, कितने दिन? 14 दिन तक रोक के रखा जा सकता है, इसके ज़्यादा दिन नहीं। ठीक है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ इसमें डाटा दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 60 दिन। 60 दिन इस संविधान का 60 दिन से क्या है वो देख लेते हैं। इस 60 दिन से देखा जाए, यदि कोई सदस्य 60 दिन तक, यदि कोई सदस्य 60 दिन तक अपनी संसद के सत्र में अगर मौजूद ना होता हो, संसद के सत्र में बिना लोकसभा अध्यक्ष को कहे अगर कोई सांसद सत्र में मौजूद नहीं होता है तो उसकी सदस्यता को रद्द की जा सकती है बिना कहे। अगर कोई दिक्कत है वहाँ बता देते हैं, उसके बाद अगर जाते हैं तो ऐसा दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन बिना कहे तो इसका 60 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14। इसका कहाँ गया ऑप्शन? थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट,
कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र है जब वह होगा भारत राज्य में क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय न्यायाधीश का अधिकतम रहा हो। ऑप्शन से उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि ए, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। भारत का जो राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किया हो लगातार 10 वर्षों तक, उसकी आयु 35 वर्ष नहीं, 35 वर्ष नहीं, ऐसा कोई मान्यता ही नहीं है संविधान में। ठीक है, इसको लेकर हाँ अधिकतम की मान्यता है। अधिकतम कहा जाए तो अधिकतम होता है जो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष और जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग के संविधान में 3 आपात है। 352, 356 और 360 आर्टिकल। ये सब क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और 360 में वित्तीय आपात, क्या है? वित्तीय आपात। तो ये जो 3 होता है, अब ऊपर से देख लेते हैं स्टार्टिंग का। चलिए यहाँ पर जो 352 है वो 1 माह, 352 1 माह के भीतर होना चाहिए। 356 इसके लिए 2 माह और 360 के लिए भी कितना? 2 मंथ। तो ऊपर वाले 352 के लिए 1 मंथ, 356 के लिए 2 मंथ और 360 के लिए 2 मंथ। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए। कितना हो जाएगा? 5 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? देखिए इसका लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सबसे पहले जो लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था 1963 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1963 में। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं क्या हुआ था। आचार्य कृपलानी ने किसके विरुद्ध में लाया था? उसमें कौन था? भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के खिलाफ। कौन? पंडित नेहरू के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसका लाने का रीज़न क्या था वो जान लेते हैं। लाने का मेन रीज़न था भारत को चीन युद्ध में हार। भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, भारत और चाइना के बीच, उसमें युद्ध में हार के कारण ये 1962 में जब युद्ध हुआ, 1962 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के हार के कारण 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यानी कि ये दिखाना भी कि आप अविश्वास यानी कि आप पे किसी का विश्वास नहीं है, आप अपने मत को प्रूव, यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था और जिस कारण सरकार उनकी नहीं गिरी। नेक्स्ट 7 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए कुछ अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक संबंधी प्रावधान परिवर्तनीय नहीं होगा। यानी कि अगर जो राज्य के नीति निर्देशक के मूल अधिकार होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर उसके आपको मूल अधिकार के संबंधित में अगर कोई दिक्कतें होती हैं, आप अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा होता है तो वो परिवर्तनीय नहीं होता है, उसके विरुद्ध आप उसके विरुद्ध अपील नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा है जो आर्टिकल 37 में कहता है। ठीक है, जो 36 से 51 हम लोग का संविधान में 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 39 क्या कहता है? 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन, जिससे महिला पुरुष अगर महिला जो कोई काम कर रही है वो काम पुरुष भी कर रहा है तो दोनों को एक समान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 39 का
सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन का ए 37। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति, ठीक है। जो चलैया समिति था प्रोफेसर राजा चलैया, इनका पूरा नाम क्या था? प्रोफेसर राजा चलैया। एक टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार, ये जो देखा जाए जो प्रोफेसर राजा चलैया टैक्स रिफॉर्म से था, टैक्स रिफॉर्म, ठीक, इसको कर सुधार क्या बोलते हैं? कर सुधार से संबंधित था, ठीक है। एक कब हुआ? 1991 में। चलिए कुछ समिति देख लेते हैं, जैसे पंचायती राज को ही देख लेते हैं। सबसे पहले पंचायती राज में सबसे पहले आया था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ये आया था 1957 में, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में। जो इनका क्या कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था होगी 3 स्तर पे होगी। कितने स्तर पे होगी? त्रिस्तरीय। कितने स्तर के होंगे? त्रिस्तरीय, ठीक है। एक ग्राम, ब्लॉक और जिला, यानी कि 3 स्तर पे, ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया, 3 स्तर पे होगा। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में, जो पंचायती राज के संबंधित था। इन्हीं को मान्यता, माने इन्हीं के कहने पर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में, कौन सा जिला में? नागौर। डिस्प्ले छोटा होने के कारण थोड़ा छोटा हो नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन मेरी ऑडियो को सुनिएगा तब पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या समझाना चाह रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ठीक है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है। आपने सुना होगा सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा जगह था? नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है, उसी में किया गया था। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद आया था अशोक मेहता समिति, ठीक है। ये जो 2 स्तर पे, कितने स्तर? द्विस्तरीय था, ये द्विस्तरीय था। ये आया था 1977 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति कब? 1977 में। और वो बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। अगर देखिए याद करने का 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, अगर देखिए बलवंत राय मेहता कितने लाइन है? 1 2 3, यानी कि एक कौन था? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता यानी कि क्या है? 2 स्तरीय, ऐसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। उसके बाद एक और था जिसका नाम था लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, ठीक है। लक्ष्मीमल ML सिंधवी समिति, इसका नाम ML सिंधवी समिति, ठीक है। ये आया था 1986 में। तो हम लोग तीन समितियाँ देखें पंचायती राज से। सबसे पहला क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा क्या था? अशोक मेहता समिति। तीसरा क्या था? ML सिंधवी समिति। पहला कब आया? 1957 में। सेकेंड कब आया? 1977 में। और थर्ड कब आया? 1986 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी, 1991 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोक उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से? कुछ दिन पहले सेट नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन एक कोक सा नहीं था, वो गोल्डन क्रांति संबंधित था, ठीक है। वो गोल्डन क्रांति से संबंधित था, लेकिन ये कोक पूछा है, यानी कि चमड़ा उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? भूरी क्रांति। क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? कोक उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, ठीक है। गोल्डन क्रांति देख लेते हैं, बागवानी से है, ठीक है। काली क्रांति देख लेते हैं, पेट्रोलियम से है। किससे? पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम, ये बागवानी से। दूसरा क्रांति उर्वरक से है, ठीक है। इसका आंसर भूरी क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चल जाता है, इसे किस प्रकार का कहते हैं? ठीक है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, यानी कि आने जाने में कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको हॉट मनी। क्या बोलते हैं? हॉट मनी। नेक्स्ट, गन्ने का उचित पारिश्रमिक मूल्य PRF अनुमोदन करता है।
जो PRF है, एक इसको अनुमोदन करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये होता है आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। एक इसको मैटर करता है आर्थिक मामले पे, जो इकोनॉमिकल मामले होते हैं, इकोनॉमिकल जो डिसीजन होते हैं उस पर क्या होता है, कैबिनेट का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन इस 1920 के बाद मात्र 2 साल ही अच्छा से चल पाया, और 1922 में चौरी चौरा एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का एक चौरी चौरा जगह था। ठीक है, चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी था, उसी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है कि कौन कार्यक्रम नहीं था। सरकारी पदों का त्याग, हाँ, सरकारी पदों का त्याग किया गया था इसमें, ये होगा। उसके बाद विदेशी माल का बहिष्कार, हाँ, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, हाँ। सरकारों द्वारा वाहनों यात्रा करने पाबंदी, नहीं, ये वाला कहीं मैटर नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, एक चीज़ जान लीजिए, बंद कब हुआ देख लीजिए। ठीक है, सहयोग शुरू हुआ 20 में और 22 में, किसके कारण, चौरी चौरा के कारण। किसके कारण, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 नंबर। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि से हुई थी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि दांडी मार्च क्या था। ठीक है, दांडी मार्च, दांडी मार्च को हम लोग नमक मार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक मार्च। क्या बोलते हैं, नमक मार्च। ठीक है, ये स्टार्टिंग हुआ था महात्मा गांधी, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी, MG महात्मा गांधी। ये शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये 30 है, याद देख लीजिएगा। और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। 78 अनुयायी, महात्मा गांधी ने 78 अनुयायी, 78 व्यक्तियों को लेकर, टोटल कितने व्यक्ति थे, 78 व्यक्तियों को लेकर साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, कहाँ तक, दांडी, दोनों गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, दांडी और साबरमती आश्रम दोनों। ठीक है, 241 कितने, 241 मील की पैदल यात्रा किए थे। ठीक है, और साबरमती से शुरू कर और दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का कैट, यानी कि 6 अप्रैल। शुरू कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल। शुरू कब हुआ, शुरू हुआ था 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को बंद हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी के काल में घटी निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा हत्याकांड, अभी कुछ देर पहले ही देखे हम लोग, चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 2022, हाँ बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, हाँ ये भी सही है। पूना समझौता, नहीं, पूना समझौता 1932, ये भी सही है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त, कहीं 9 अगस्त भी देता है, 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में, तो इसका गलत कौन हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच। कब हुआ, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज टोटल राउंड टेबल मीटिंग 3 बार हुआ था, 1930 में, 1931 में और 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ये जो स्टार्टिंग 1 से लेकर 3 तक, इन तीनों में जाने वाले भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन महात्मा गांधी जिस गोलमेज सम्मेलन में गए थे वो 1931 का जो
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, उसमें गए थे। ये जो गए थे उनका जहाज़ का नाम, जिस जहाज़ से गए थे उसका नाम था राजपुताना। क्या था? राजपुताना नामक जहाज़ से गए थे। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामों में कि महात्मा गांधी द्वितीय गोल सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे और किस जहाज़ से गए थे? तो राजपुताना नामक जहाज़ से। ठीक है, नेक्स्ट आप दोनों देख लिया, इसका आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और आपको इसके बारे में पता ही है, चौरा चौरी जो 5 फरवरी जो असहयोग आंदोलन के असफलता का मेन कारण था, कौन? चौरा चौरी घटना। इसी के बाद महात्मा गांधी ने पूरी तरीके से आंदोलन को स्थगित करवा दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के स्थायी सरकार का गठन कब किया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15 का बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल 21 अक्टूबर 1900। यही जब वो स्थापना किए थे तो जय हिंद का नारा, कौन सा नारा? जय हिंद का नारा दिए थे। ठीक है, जय हिंद का नारा। देखिए वो आज़ाद हिंद इंडियन नेशनल आर्मी मेन, देखिए जब क्या हुआ ना कि वो जो चाहते थे भीमराव अम्बेडकर, जो चाहते थे सुभाष चंद्र बोस, वो चीज़ यहाँ पर उनको नहीं मिल रही थी। उनके बातों को कोई केयर नहीं कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ से बाहर जाकर और एक सबसे पहले वो यहाँ से किसी दूसरे के दोस्त की सहायता लेकर एक फर्जी पासपोर्ट वीज़ा बनाकर वहाँ से किसी तरह से वो जर्मनी भाग गए थे। कहाँ? जर्मनी चल गए थे, जो हिटलर के पास। और उसमें जो बात थी, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी। ठीक है, जो हम लोग का दुश्मन था वो किसी और का भी दुश्मन था। ठीक है, तो उसी जो पता ही है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी किसके विरुद्ध लड़ रहा था? इंग्लैंड के विरुद्ध। और इंग्लैंड से हम लोग लड़ रहे थे। तो हम लोग जर्मनी से मिलने के तौर पे कि हम लोग भी मिलना चाह रहे हैं आपसे, हम भी यही चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह आज़ाद हों। तो यानी कि दुश्मन दोनों का हम लोग का सेम हो गया। तो वो वहाँ जाकर कहते हैं कि हमें भी इंग्लैंड से आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो आप हमें सहयोग करें। लेकिन उस समय वैसी स्थितियाँ नहीं थी, तो वो वहाँ से नहीं रहकर किसी तरह वो उनको जापान शिफ्ट करता है। और जापान शिफ्ट करने के बाद जापान में ही उनको 1 लाख सेना दिया जाता है। उसके बाद वो सिंगापुर आते हैं। सिंगापुर से वो इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना करते हैं 21 अक्टूबर 1943 में। उनके सहयोगी के तौर पर कैप्टन मोहन भी वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943 को। और भारत को आज़ाद कराने में देखा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं वो। आगे वो भारत के बाहर रहकर विदेश से भी वो बहुत अच्छे से भूमिका निभाए हैं। जो आज़ादी हम लोग को आज मिली है, जो उनमें बहुत बड़ा भूमिका है उनको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सती प्रथा 16 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का। देखिए सती प्रथा का उन्मूलन क्या है? सती प्रथा, सती मतलब क्या? देखिए सती, अगर किसी के पति मर जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति के किसी स्त्री के पति मर जाते हैं तो उन्हीं के चिता के साथ उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता है। ठीक है, ये जो हिंदू धर्म की ये बहुत ही कुरीतियाँ थी जो समाज में फैली हुई थी। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले मिलता है 510 ईस्वी में एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख में मिलता है। इस एरन अभिलेख कौन था? भानुगुप्त। किसका था? भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा के बारे में हम लोग को मिलता है। ठीक है, सती प्रथा के बारे में सबसे पहले कहाँ मिलता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। ठीक है, तो वो जिसके पति मर जाते थे और पत्नी जिंदा रहती थी तो पति के चिता के साथ उनको भी जला दिया जाता था। ठीक है, यही सती था। तो इसका उन्मूलन यानी कि समाप्त करना। उन्मूलन क्या? इसका समाप्त करने का श्रेय कब किसको जाता है? तो उसमें जो हम लोग का भारत के गवर्नर जनरल थे, इसका नाम था विलियम बैटिंग। कौन था? विलियम बैटिंग। ठीक है, और भारत की तरफ से मेन राजाराम मोहन राय। कौन? राजाराम मोहन राय। ठीक है, तो कुछ क्या है? सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो 1890 में 17 के नियम द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बहवाइयों के विद्रोह को कुचलने के लिए श्रेय किस गवर्नर को जाता है? ठीक है, कि बहावी आंदोलन क्या था? ये बहावी आंदोलन जो था वो बहावियों यानी कि केरल की एक जातियाँ थी, उनकी आंदोलन चला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बॉल। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। क्या हो जाएगा? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कुचलने का श्रेय किसका जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। तो एक बहावी केरल की एक जाति होती है, वो विरोध कर रही थी सरकार से, ब्रिटिश इंडिया से, तो वो दबाने का श्रेय किसको जाता है? कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं।
ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? देखिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, त्रिपक्षीय 3 पक्ष, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष 3 राजाओं के बीच में हो रहा था, ठीक है, 3 राजाओं के, ठीक। सबसे पहले कौन था? प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार हो गया, पाल हो गया, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट। इसका याद रखना है P²R, P से प्रतिहार, प्रतिहार, एक और P से हो जाएगा पाल और एक हो जाएगा R से हो जाएगा राष्ट्रकूट, ठीक है। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच में युद्ध चल रहा था। किसको लेकर? कनौज को लेकर। यूपी का एक जगह, यूपी का जगह कनौज, ठीक है। कनौज को पाने को लेकर 3 राजाओं में लड़ाई चल रहा था, ठीक है। कब की बात है? 1735 से लेकर 735 से लेकर 756 ईस्वी तक, ठीक है। इस कनौज को पाने को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है, ठीक है। अंतिम तौर में इसमें प्रतिहार किसकी जीत होती है? अंतिम तौर में देखा जाए तो इसमें प्रतिहार की, किसकी? प्रतिहार की जीत होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पाल वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पल्लव, ठीक है, पल्लव। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। इसकी राजधानी देखिए, या तो इसके इसके संस्थापक पूछ लेता है एग्जाम में, नहीं तो फिर इसकी राजधानी कहाँ थी हो। तो पल्लव वंश की राजधानी श्री विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कहाँ थी? कांचीपुरम। याद रखने का तरीका, पल्लव, पल्लव, आम का पल्लव है तो कैसे काटना है? काटना है उसको कैंची से। कैसे काटना है? कैंची से, यानी कि कैंचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम। नेक्स्ट पाल वंश, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल। इनकी राजधानी अब इन लोगों ने कहाँ बना कर रखा था? अपना मुंगेर। कहाँ बनाया था? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक सिंह विष्णु। नेक्स्ट में क्या दिया है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था? मान्यखेत। क्या था? मान्यखेत। इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। क्या नाम है? दंती दुर्ग। रिपीट कर रहे हैं, सुनते रहिएगा, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इसकी राजधानी मुंगेर। पल्लव वंश के संस्थापक पल्लव वंश के सिंह विष्णु, इसकी राजधानी कांचीपुरम, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग और राजधानी मान्यखेत। और प्रतिहार के संस्थापक ये भी देख लेते हैं, चारों क्लियर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के संस्थापक, ठीक है। इसके राजधानी उज्जैन। बाद में कहाँ कर लिए थे इन लोग? कनौज। जैसे ही कनौज को जीता ना, तो फिर उज्जैन से कहाँ राजधानी हो गई? कनौज कर लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में जीतने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने मिले शव को किस दिशा में रखा जाता था? कि शव को सिर यानी कि सिर उत्तर दिशा में। अभी भी हम लोग के समाज में उत्तर दक्षिण, अभी भी देखते हैं उत्तर दक्षिण, कहीं उत्तर का सिर होता है, दक्षिण का पैर होता है। ऐसे ही सर को दफनाया जाता है अभी भी हम लोग के, अभी मरने के बाद वैसे ही रखा जाता है हिंदू सभ्यता में भी, ठीक है। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया? ठीक है, किस बौद्ध संगति में? पिछला सेट में भी आप लोगों को बताए थे कि जो 4 बौद्ध संगतियाँ हों, कितने हुए? 4 बौद्ध संगतियाँ। चलिए आज पूरा देख लेते हैं कौन कौन बौद्ध संगतियाँ थी उसके बारे में। सबसे पहला 483, 383, 250, माफ़ कीजिएगा, 483, 383, 250 और फर्स्ट एडी मतलब एनोडोमनी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये भी बीसी में था, ये भी बीसी में था। तो पहले डेट देख लें, 483, 383, 250 और फर्स्ट एडी यानी कि पहली शताब्दी में, ठीक है। सबसे पहला हुआ कहाँ था वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हुआ था राजगिरी। कहाँ हुआ था? राजगिरी। सेकेंड हुआ था वैशाली। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र। फोर्थ हुआ था कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है,
ठीक है, ये देख लें, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कुंडलवन। अब इसमें कौन कौन से शासक थे उनके बारे में देख लेते हैं। पहला में था सबसे पहले किस शासक में, तो पहले में अजातशत्रु, कालाशोक, सेकेंड में अशोक, माफ़ कीजिएगा, पहला में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, थर्ड में अशोक, फोर्थ में कनिष्क। ठीक है, पहला में अजातशत्रु, सेकेंड में कालाशोक, तीसरा में अशोक, फोर्थ में कनिष्क। देखिए जो लिखे हैं वो लिखावट सही नहीं है, लेकिन बोर्ड छोटा होने के कारण, डिस्प्ले छोटा होने के कारण वो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और फोर्थ में तनिष्क। ठीक है, ये अब इसके जो अध्यक्ष थे वो भी देख लेते हैं कैसे कौन। पहला का फर्स्ट वाले का था महाकश्यप, सेकेंड का सबाकामी, थर्ड का मोखलीपुत्र तीस्त, फोर्थ का वसुमित्र। ठीक है, फर्स्ट का महाकश्यप, सेकेंड का सबाकामी, थर्ड का मोखलीपुत्र और फोर्थ का वसुमित्र। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहला देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय विभाजन हो गया। तो फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकेंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था, फोर्थ में क्या हुआ था। फर्स्ट में दो सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक का। ठीक है, सेकेंड में संघ को दो बराबर भाग में, अस्थाम्बीर और महासंघिका। ठीक है, थर्ड में अभिधम पिटक और फोर्थ में जो मेन है, फोर्थ में सबसे पहले देख लेते हैं, फोर्थ में क्या हुआ, फोर्थ नंबर में दो भाग में, हीनयान और महायान। ठीक है, तो दो संप्रदाय में विभाजन हो गया, कौन, हीनयान और महायान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में दोनों संप्रदाय में बट गया था। चलिए, वैसे ही जैसे कि बौद्ध धर्म था, वैसे ही एक धर्म था जो जैन धर्म था। कौन था, जैन धर्म। उसके बारे में तो देख सकते हैं क्या था वो जैन धर्म के समाप्ति के बाद, जैसे महावीर के मृत्यु के बाद जैन संगीतियाँ, दो जैन संगीतियाँ हुई। बौद्ध धर्म में चार बौद्ध संगीतियाँ हुई, लेकिन जैन में दो। सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्रा में, और सेकंड जो हुआ था वल्लभी गुजरात में। पहला पाटलिपुत्रा, सेकंड वल्लभी गुजरात में। सबसे पहला का स्थूलभद्रबाहु, सबसे पहला में देख लेते हैं, पहला में कौन थे, स्थूलभद्रबाहु। ठीक है, स्थूलभद्रबाहु। और सेकंड में थे क्षमाश्रवण। कौन थे, क्षमाश्रवण। ठीक है, पहला में स्थूलभद्रबाहु, सेकंड में क्षमाश्रवण। ठीक है, पहला में जो पहला जैन संगीति हुआ, उसमें जो जैन धर्म था दो भाग में बट गया। जो पहला जैन संगीत था उसमें पहला में क्या बट गया, दो भाग में। ठीक है, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उनको श्वेतांबर, जो नंगे रहते थे उनको दिगंबर। ठीक है, और सेकंड में क्या हुआ कि 11 अंक को लिपि किया गया। किसमें, 11 अंक। सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है, पहला बौद्ध संगीति में, पहला जैन संगीति में, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे, जिसके अध्यक्षता स्थूलभद्रबाहु किए थे। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म बट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी के किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। क्या, ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। कौन सा नदी, ऋजुपालिका नदी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको हुआ था, जाम्भिक ग्राम में। कौन सा ग्राम में, जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। और निरंजना, अगर महात्मा बुद्ध का पूछा जाए, तो बुद्ध को निरंजना का ही एक और नाम है फाल्गु। क्या नाम है, फाल्गु या निरंजना नदी के तट पे किसको, महावीर के, और गौतम बुद्ध का। और अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी के तो ऋजुपालिका नदी है। किसके, ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे,
आजीवक संप्रदाय के मौखलीपुत्र कौन थे? मौखलीपुत्र थे। ठीक है, 22 नंबर का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 22 का सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का, कौन सा कला का? स्थापत्य कला। ठीक है, देखिए स्थापत्य कला पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। अगर पूछेगा चित्रकला का स्वर्ण युग, क्या पूछेगा? चित्रकला का स्वर्ण युग चित्रकारियों से, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। देखिए स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग पूछेगा तो शाहजहाँ। क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग हो जाएगा तो शाहजहाँ। अगर वही स्थापत्य न पूछकर अगर पूछे चित्रकला का तो हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। देखिए स्थापत्य का मतलब होता है बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग ये सब बनवाना। ठीक है, स्थापत्य को वैल्यू देना। तो इन्होंने जो शाहजहाँ थे वो बड़े बड़े जैसे कि लाल किला, ताजमहल ये सब का निर्माण करवाया। ठीक है, इस कारण से इनके इनका जो शासनकाल था वो स्थापत्य कला के लिए स्वर्णिम था। ठीक है, स्वर्णिम यानी कि चरमोत्कर्ष पे था, सबसे ज़्यादा वैल्यू वो देते थे इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल काल में मुहताविश कौन था? ठीक है, मुगल काल में मुहताविश कौन था उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आचरण अधिकारी। कौन था? आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान अर्ज किस विभाग का संबंधी था? दीवान अर्ज इसके बारे में देख लेते हैं। दीवान अर्ज क्या था? ठीक है, यह एक सैन्य विभाग था। कौन सा? सैन्य विभाग था। सैन्य यानी कि सैनिकों के संबंधी विभाग था। इसका स्थापना कौन किया था? बलबन। कौन किया था? बलबन। गुलाम वंश का राजा था, गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, जो बलबन था गुलाम वंश का शासक था। ऑप्शन सी में एक यह राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के लिए देखा जाए तो दीवान ए मुक्त खराज जिसका संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट इसका क्या है? दान विभाग में देखा जाए, ठीक है, दान विभाग तो दीवान ए खैरात। कौन था? दीवान ए खैरात जिसका संस्थापक जो संस्थापना करा उसका क्या नाम था? FST फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वैसे ही एक और ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीवान अर्ज विभाग का सैन्य विभाग था। कैसा? सैन्य विभाग था, आंसर सी। नेक्स्ट, बसावन तथा दशवंत किस शासक के दरबारी कवि थे? ठीक है, बसवंत तथा दशवंत किस शासक के दरबारी कवि थे उसके बारे में पूछा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। ये अकबर के थे, अकबर के दरबारी कवि थे बसावंत तथा। ठीक, जहांगीर के कुछ दरबारी कवि का नाम देख लेते हैं। ठीक है, अबुल हसन किसके दरबार में चित्रकार था? अबुल हसन हो गया, मंसूर, विशन दास हो गए, उसके बाद फारूक बेग हो गया, तो ये बहुत सारे इसके दरबार में, क्योंकि ये आपको बताएं अगले क्वेश्चन में कि जो जहांगीर का शासनकाल था वो चित्रकार के लिए स्वर्णिम था, चित्रकार का स्वर्णिम। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होंगे? बहुत सारे चित्रकार होंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शाहजहाँ के फ़कीरुल्लाह, शाहजहाँ के सब एक इम्पोर्टेंट है, कौन है? फ़कीरुल्लाह। ठीक है, जहांगीर के जैसे कौन कौन हो गया? अबुल हसन हो गया, मंसूर हो गया, विशन दास हो गया, फारूक बेग हो गया। किसके? जहांगीर के थे। बसवंत और दशवंत किसके थे? बसावन और दशवंत किसके थे? अकबर के। किसके थे? अकबर के। इसका आंसर अकबर। नेक्स्ट, इनमें कौन सुमिलित नहीं है? नरोरा। देखिए सुमिलित करते हैं। नरोरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, इसका ए हो जाएगा। कुडनकुलन कहाँ पड़ता है? सॉरी रुकिए पहले, काकरापारा गुजरात हो गया, तारापुर महाराष्ट्र हो गया। और कुडनकुलन कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक नहीं, कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको तमिलनाडु। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। ठीक है, सबसे पहला
परमाणु विद्युत ग्रह कौन था, परमाणु विद्युत गृह कौन था, तारापुर। ठीक है, तारापुर का स्थापना 1969 में यूएसए के सहयोग से, किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से हुआ था तारापुर, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुडंकुलम। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ना कि कर्नाटका में, तो ये गलत है। नेक्स्ट 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। देखिए समानांतर रेखा हम आपको कुछ दिन पहले बताया, समानांतर रेखा क्यों, अक्षांश रेखाएं, कौन सी रेखाएं समानांतर होगी, अक्षांश रेखाएं। तो कभी कभी ऐसे जो दो अक्षांश हो जाते हैं जो किसी देश के विभाजन कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उत्तर में एक देश, दक्षिण में एक देश, तो वो क्या, उसके क्या बनाते हैं, मध्य में समानांतर रेखा के उनके बॉर्डर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा आपको उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, क्या हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, अब कुछ रेखा का नाम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मैकमोहन, भारत में ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैकमोहन हो जाएगा इंडिया और क्या नाम है, चाइना के विरुद्ध। ठीक है, रेड क्लिफ देख लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के विरुद्ध। ठीक है, डुरंड देख लेते हैं, डुरंड का कुछ भाग है जो हम मान सकते हैं इंडिया, जो पीओके वाला इलाका है उसको इंडिया और अफ़गानिस्तान, लेकिन मेनली देखा जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ देख लेते हैं, 2-3 रेखा, हिडनबर्ग। ठीक है, इसी में ऑप्शन में एक दिया है सी नंबर में जो ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पर जो सी नंबर में ऑप्शन है, अमेरिका और कनाडा के बीच 49, ठीक है, 49 डिग्री, कौन सा, 49 डिग्री समानांतर रेखा जो गुजरती है वो इसके बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट जो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो गुजरती है उसका नाम है मैगीनोट रेखा किसके, जर्मनी और फ्रांस के बीच। ऐसे आपको उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को देखा जाए 17 डिग्री, कौन सा, 17 डिग्री। ठीक है, इसका हो जाएगा 38, इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा मैगी नोट रेखा। ठीक है, बहुत सारे के बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, हाँ ये है। ठीक है, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं, ये नहीं होगा। इससे ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम हो न ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कौन गुण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ए होना चाहिए, बी नहीं। नेक्स्ट 30 नंबर देखते हैं, तो मिलान करिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये सब जो क्वेश्चन आया तो सबसे पहले जो आपको कंफर्म याद है, कंफर्म यानी कि कुछ ऑप्शन से भी आपको लिया जाता है। ठीक है, जो आपको कंफर्म मिला पता है कि ना इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं विटामिन, आपको कुछ दिन पहले बताया था, इसका एक ट्रिक होता है, रत एक टॉफी। ठीक है, विटामिन ए का होता है, बी का, सी का, डी का, ई का और के का। तो ए से र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड और डी के से कैल्सीफ्लोर, ई से रथ एक टॉफी कैल्सीफ्लोर, टेकोफिरॉल और के हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ए हो गया इसका जो रासायनिक केमिकल नेम है उसके बारे में, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, विटामिन का साइंटिफिक नेम है। चलिए मिलान करते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा बालों का झड़ना, विटामिन B5 की कमी से बालों का झड़ना। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा प्राणी और रक्तता होना, विटामिन B12 के, इसको साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है, कोबाल्ट यानी कि क्या हो गया, आयरन की कमी से कौन सा होता है, रक्तता यानी कि अरक्तता, यानी कि इसको बोलते हैं खून की कमी। ठीक है, विटामिन ए, सी का हो जाएगा बांझपन, विटामिन की कमी से बांझपन, जिसको बच्चा वगैरह नहीं होता है उसको बांझपन बोलते हैं, बच्चा न होना। ठीक है, अब विटामिन के का हो जाएगा आपको हो जाएगा बालों का झड़ना, सॉरी रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, तारों के मध्य दूरी को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तारों के मध्य दूरी होता है उसको ज्ञात किया जाता है गैलेक्टिक इकाई होता है।
प्रकाश वर्ष, तो बहुत बार पूछा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश का नहीं, दूरी का, किसका, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, देखिए कुछ दिन पहले ही एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी को किसमें नापते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान चलिए सन है और ये अर्थ है, इसके बीच जो दूरी है किसको नापते हैं, इसमें दूरी को मापते हैं खगोलीय इकाई में। किसमें, खगोलीय इकाई में। इसी बार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन था, खगोलीय इकाई में। ठीक है, इसको मापते हैं खगोलीय इकाई में। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को खगोलीय इकाई में मापते हैं। नेक्स्ट, तारों की मध्य दूरी हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट, निकट निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम मात्रा में, बहुत कम होता है। ठीक है, जो वैसा रोग होता है जो कि निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, यानी कि बहुत होता भी हो तो बहुत कम नाम मात्र का, तो उसको क्या बोलते हैं, हम तो वर्णदत्ता। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंडनेस। ठीक है, वर्णदत्ता। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन को लाल रक्त कोशिका के अंदर एक प्रोटीन होता है, यानी में किसका वाहक होता है, वाहक यानी कि ये ऑक्सीजन का वाहक। किसका होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यानी कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ही करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को और किस नाम से जानते हैं, और देख लेते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन को हम लोग जानते हैं कौन, इरिथ्रोसाइट। किसको, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। इसको आरबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी का जो कार्यकाल होता है 120 दिन होता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है, ये हमारे बॉडी में बनता है बोन मेरो में। कहाँ बनता है, बोन मेरो में। बोन मेरो में, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। किसमें बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। और इसका डेट कहाँ होता है, डेट यानी कि मृत्यु कहाँ होता है, इसका अगर मृत्यु देखा जाए तो मृत्यु होता है प्लीहा में। कहाँ होता है, प्लीहा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, 33 का ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है से। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या तापमान के बदलने में परिवर्तन होने की ऊष्मा को क्या बोलते हैं। किसी पदार्थ को बिना परिवर्तन हुए ऊष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं इसको, गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। देखिए, जो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती हैं, जो ऊष्मा है ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 विधियाँ कौन कौन से हैं ऊष्मा स्थानांतरण के। सबसे पहला होता है चालन। ठीक है, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। क्या होता है, एक होता है विकिरण। एक विकिरण, चालन और संवहन। ठीक है, तो जो विकिरण होता है इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। विकिरण जो होता है, विकिरण में किसी भी माध्यम यानी कि कोई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है, यानी कि बिना माध्यम नहीं होता है। किसमें, विकिरण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बता ही दिए हैं, 34 का हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन से न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल में मेन 2 न्यूक्लिक एसिड जो हम लोग के होते हैं, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। देखिए, इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। ठीक है, आरएनए और डीएनए का, ये याद रखिएगा कभी भी। तो डीएनए का क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोर्ड छोटा है, इसी कारण से समझ अब लिख नहीं पा रहे पूरा, लेकिन मेरी बातों को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होता है किसका, डीएनए का। और आरएनए का क्या होता है, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, किसमें नहीं पाया जाता है, तो जीवद्रव्य में नहीं पाया जाता है। केंद्रिका में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, हरितलक में पाया जाता है, लेकिन जीवद्रव्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा विटामिन के एक का अच्छा स्रोत नहीं है। देखिए, एक का जो अच्छा स्रोत मछली का तेल होता है, पालक होता है, आम भी होता है, लेकिन जो जंतु के यकृत गुर्दे होते हैं, इनकी गुर्दा यानी कि किडनी और यकृत यानी कि लीवर और किडनी नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का कैट।
अब देखते हैं 37 नंबर, मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमको सबसे अच्छा से आता है उसको पहले मिलाते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप एग्जाम में आप भी ऐसे कीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं, कीजिए वैसा ही। ठीक है, क्योंकि उतना क्लोजिंग ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, देखिए बल का तो पता ही है कि न्यूटन होगा, क्या होगा, बल का न्यूटन। ठीक है, तो सी का 2, तो सी का 2 किस में है, यानी कि अब तो सी नहीं हो सकता है और ए नहीं हो सकता है, अब बात रहा ए, बी और डी में। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध का ओम, तो यानी कि ए का 4। ठीक है, ए का 4 और सी का क्या हो जाएगा 2, सी का 2 हो जाएगा। अब 2 बच गया, कौन कौन, डी का और सी बी का। तो बी का देख लेते हैं क्या होगा, बी में क्या है, विद्युत विद्युत प्रवाह। ठीक है, तो विद्युत प्रवाह का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर। और पावर का क्या हो जाएगा, वाट, कितना वाट का पावर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 37 का ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, धातुओं के सबसे कम घनत्व घनत्व वाला कौन है, सबसे कम घनत्व किसका होता है। ठीक है, धातुओं में सबसे कम घनत्व किसका होता है, धातुओं में सबसे कम घनत्व लिथियम किसका होता है, लिथियम का होता है। और सबसे कम, अगर सबसे ज़्यादा पूछे, अगर ज़्यादा पूछता है तो ज़्यादा में होता है आपको ओस्मियम, किसका होता है, ओस्मियम का सबसे ज़्यादा, कम होगा लिथियम का। ठीक है, ये कुछ में दिया है सोडियम का क्या होता है, Na, संकेत पारा का होता है Hg। ठीक है, कॉपर का होता है Cu। अगर देखा जाए तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, कॉपर यानी कि पारा का 80 होता है, Hg जिसको बोलते हैं पारा का 80 होता है। ठीक है, कॉपर का 29 होता है। ठीक है, कुछ ऐसे करते रहिएगा चारों ऑप्शन को, आपको बहुत सारा उसके अराउंड में क्वेश्चन पता डिस्क्राइब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 50 की जगह हम 200 क्वेश्चन हम टोटल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्राकृतिक रबर, ठीक है, प्राकृतिक यानी कि जो भगवान द्वारा, भगवान इन द सेंस अब बता रहे हैं आपको कि जो प्राकृतिक ने दिया है, जिसको कि मैनमेड नहीं, जिसको ह्यूमंस नहीं बनाया है, इसको प्राकृतिक रबर। ठीक है, एक प्राकृतिक होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक होता है मानव निर्मित। क्या होता है, एक मानव निर्मित होता है। ठीक है, तो बोला प्राकृतिक रबर कौन नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्राकृतिक में कौन कौन आता है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में कौन कौन आता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पता चल जाएगा फिर क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, प्राकृतिक में हो जाएगा रेशम, प्राकृतिक में मैनमेड, नेचुरल बोल रहे हैं हम क्या बता रहे हैं, नेचुरल एन फॉर नेचुरल। ठीक है, इसमें हो जाएगा रेशम हो गया, ऊन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ठीक है, रबर हो गया और डीएनए हो गया। क्या हो गया, डीएनए। सब क्या है, प्राकृतिक है। ये जो मानव निर्मित है, मैनमेड है। ठीक है, मैड यानी कि मैनमेड, जो मैनमेड है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, टेफ्लॉन हो गया। ये सब क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है। ये प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा सही नहीं है। प्राकृतिक बहुलक तो हैं, ये प्राकृतिक के बहुलक तो हैं लेकिन लोचदार नहीं होते हैं। ठीक है, इसका कौन सा कथन सही है, ए, प्राकृतिक बहुलक हैं और इसमें लोचदार गुण भी होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी तत्व का रासायनिक गुण में कौन सा तय करता है, तत्व का जो रासायनिक गुण होता है, ठीक है, वो आपको तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको पता होगा कि जो बाहरी कक्षा में, जैसे कि आपको बताते हैं सोडियम का Na होता है 11, तो 2 8 1, इसके बाहरी कक्षा में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग संयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो परमाणु सोडियम का 11 है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, 11, और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, कोर में 10 हो गया, और संयोजी यानी कि एक बाहर जो संयोजी जो बाहरी होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जिसे संयोजकता डिसाइड होता है। ठीक है, और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है जो क्या बताता है जिसका रासायनिक गुण क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देख सकते हैं प्रोटोनों की संख्या, परमाणु की संख्या, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बताता है। ठीक है, परमाणु संख्या। ठीक है, अगर परमाणु भार पूछे तो परमाणु भार
अगर परमाणु भार पूछा जाए, परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा तो परमाणु भार, और परमाणु संख्या तो क्या नाम है, प्रोटॉन की संख्या। किसका, प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है। देखिए इस पर आपको बहुत सारा दिक्कत हो रहा होगा, आज वो पूरा दिक्कत क्लियर कर देते हैं क्या होता है, समझ लीजिए। ऐसे एक नदी निकली है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा, ये लिखते हैं अलकनंदा, ठीक है। और यहीं पर देखिए प्रयाग का मतलब क्या होता है, दो नदियों के मिलन। दो नदियाँ, अगर एक नदी ऐसे आ रही है, कैसे नदी, प्रयाग। अगर तीन नदियाँ एक जगह मिल गई तो उसको बोलते हैं प्रयागराज। दो नदियाँ मिली तो प्रयाग, तीन नदियाँ मिली तो प्रयागराज। जैसे आप नाम सुने होंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या है, प्रयागराज है, क्योंकि क्या वहाँ पर तीन नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों मिली इसलिए प्रयागराज। दो नदियाँ मिली तो उसको प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे जो नदी है जो अलकनंदा है, ठीक है। अलकनंदा में सबसे इधर से देखते हैं, इस साइड से जो नदियाँ आन के मिलती हैं उसके बारे में देखते हैं कि नंदाकनी, क्यों, नंदाकनी, नंदाकनी मिलती है तो यहाँ बताती है नंद प्रयाग। क्या बोलती है, नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे बनती है तो एक ऊपर से आकर मिलती है मंदाकिनी। क्या मिलती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ मिलती है, अलकनंदा में। ये पूरा अलकनंदा है, ये जो ऐसे नदी आई है, ऐसे ऐसे देख लीजिए आपको पता चल जाएगा ये क्या है, अलकनंदा है। तो अलकनंदा में जहाँ नंदाकिनी मिलती है इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। जहाँ मंदाकिनी मिलती, यहाँ पर मंदाकिनी मिली है, इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग, ठीक है। और एक ऐसे नदी आन के मिलती है, एक पिंडारी। कौन सा नदी है, पिंडारी। पिंडारी जहाँ मिलती है यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो पिंडारी मिलती है इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। और सबसे लास्ट में ऐसे आते 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 यहाँ पर एक मिलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी यानी कि मिलती है, यहाँ मिलती है देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, ठीक है। इसके मिलने के बाद ये दोनों के नदियों के क्या बोलते हैं, जब नदियाँ मिल जाती है उसके बाद गंगा नाम पड़ता है। क्या पड़ता है, गंगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद जो जलधाराएँ बहती हैं, दोनों जलधाराओं के मिलने उसको गंगा बोलते हैं, ठीक है। यही गंगा नदी जाके हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में, सबसे पहले पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में हो जाती है, तो हरिद्वार। कहाँ से, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में इसके पूरा, और जब ऐसे ऐसे मैदानी क्षेत्र में आ जाती है समतल, जिसको बोलते हैं हरिद्वार से। कहाँ से, हरिद्वार से समतल यानी कि मैदानी क्षेत्र में चल जाती है गंगा नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग किस नदी के संगम पे है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि देवप्रयाग किस नदी के संगम पे है। देवप्रयाग आपको मिल जाएगा भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 42 में किस राज्य से कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा पे, कर्क रेखा जो होता है, देखिए आपको कुछ दिन पहले बताए थे, पृथ्वी का गोला बीच इसको बोलते हैं 0 डिग्री, यानी कि इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ऊपर में 23.5 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और नीचे जो होता है 23.5 डिग्री उसको बोलते हैं मकर रेखा। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिलता है कि 23 डिग्री पे ही ऐसा क्यों बंटवारा होता है। तो आप एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर ये पृथ्वी पे क्या है, ग्लोब है, ठीक है। जो ग्लोब है वो सीधे 90 डिग्री नहीं है, वो झुका हुआ है। कितना, मान चलिए कि ए टोटल ऐसे बना दिए, तो ये झुका हुआ है कितना, 23.5, कितना 23.5 डिग्री क्या है, ये झुका हुआ है अपने एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल। और जो ए हो जो होता है, जो सरफेस के पैरेलल है, कितना है, 66.5 डिग्री। तो जो दो लाइनें हैं, एक 23.5 पे, एक 66 पे, उसका मेन रीज़न क्या है, एक तल के झुकना, एक एक्सिस के पैरेलल होना, और एक किसके पैरेलल होना, सरफेस के पैरेलल होना, ठीक है। तो सरफेस के 66 और 23.5 एक्सिस के। तो ये जो होता है, ये जो रेखाएँ हैं 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं जो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं क्या होता है, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से गुजरती है, टोटल 8 राज्य से। कितने राज्य से, 8 राज्य से। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, मित्र पर, ठीक है। आर से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, ठीक है। ये हो गया 8 राज्य, 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है।
देखिए, जैव विविधता को देखा जाए तो जैव विविधता जहाँ पाई जाएगी, विविधता यानी कि बहुत सारे लोग, विविधता यानी कि विविधता 1 2 3 4 नहीं, बहुत हज़ारों करोड़ों, ठीक है, एक छोटे से जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि विविधता यानी कि भिन्नता है, अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे आप ही घर में कोई है, कोई एक रोटी खाने वाला है तो कोई एक चावल खाएगा, तो कोई दोनों खाने वाला है, ठीक है, जो तीनों टाइम उसको वही चाहिए, नहीं तो कोई एक मोमोज खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, तो ऐसा क्या विविधता है ना, सबकी खाना है क्या अलग अलग। वैसे ही हमारे अगल बगल में क्या है, जीव हैं, क्या है, जीव हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है, वही विविधता होता है। तो विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जो विषुवत रेखा किनारे होगी। तो विषुवत रेखा किनारे कौन से वन पाए थे, इसको नाम बोलते हैं सदाबहार वन। सदाबहार यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जो हमेशा क्या हो, बहार हो, हरा भरा हो, खिला हो, उसको क्या बोलते हैं, सदाबहार वन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सवाना। इसका आंसर हो जाएगा 43 का कैट, क्या हो जाएगा 43 का कैट उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है और कहाँ है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, ठीक है। रोहिला गुजरात नहीं, रोहिला गुजरात नहीं होगा। बांदीपुर कर्नाटक सही है। सिमलीपाल उड़ीसा सही है, ठीक है। रोहिला आपको पड़ेगा आपको 44 नंबर रोहिला आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, क्या पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, रोहिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सिमलीपाल के एक बगल एक और है, उसके बारे में देख लेते हैं। सिमलीपाल तो हो गया उड़ीसा, एक है भितरकनिका, क्या है, भितरकनिका भी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल भी उड़ीसा में पड़ता है, 2 बता दीजिए, ठीक है। एक है टिकरापारा, याद रखिएगा, टिकरापारा एग्जाम में पूछा हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम में, कोई एग्जाम में तो हमको याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन टिकरापारा पूछा हुआ है। टिकरापारा राष्ट्रीय उद्यान, टिकरापारा कहाँ पड़ता है आपको, सिमलीपाल कहाँ, तो जहाँ सिमलीपाल पड़ता है वहीं यानी कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। एक देख लेते हैं कर्नाटक में 2 है, 2-3 देख लीजिए जो कि हाईलाइटेड है, जो पूछ देता है, ठीक है। इसका नाम है नागरहोल और एक है बनेरघट्टा, ठीक है। नागरहोल और बनेरघट्टा कहाँ पर होता है, दोनों कर्नाटक में, ठीक है। एक मध्य प्रदेश का है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसको देख लीजिए आप, हो गया कान्हा हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, पन्ना हो गया, ये सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इनमें से कौन सी महासागरीय, शीत महासागरीय जलधाराएँ नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर जो ऐसे जलधाराएँ चलती हैं वो गर्म होती हैं। विषुवत रेखा के पास पता ही गर्मी है, तो इसके अगल बगल जो धारा चलती है वो नीचे विषुवत रेखा से ऊपर जाए या नीचे जाए, कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। और जो नीचे से ऊपर यानी कि ऊपर से भी नीचे आए, तो कैसे होगी, ठंडा होगी, क्या होगी, ठंडा होगी। यहाँ पर क्या दिया उसको देख लेते हैं हम लोग, क्या है, ठीक है, बेंगुला, ठीक है, बेंगुला। वही थोड़ा मैप की तरह बताते हैं, लेकिन समय के पाबंदी होने के कारण नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब अगली बार सेटों में आएगा तो हम पूरा अच्छा से डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। बेंगुला ठंडा होता है, ठंडा जलधारा होती है, ठीक है। हम्बोल्ट भी ठंडी है, ठीक है। लेब्राडोर भी ठंडा है, लेकिन जो अंगुलहास क्या है, जो हिंद महासागर में कहाँ चलता है, हिंद महासागर में कैसा है, एक गर्म है, क्या है, एक गर्म है, विषुवत रेखा से नीचे आती है, ठीक है, तो एक गर्म है, ठीक है। इसका देख लीजिए हम लोग, ठीक है। अब कुछ ठंडी और देख लेते हैं, जैसे फॉकलैंड हो गया, ठंडी में और देख लेते हैं, ठंडी में जो होता है, ठंडी में फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको केनारी हो गया, उसके बाद ओयोशियो हो गया, केनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ओयोशियो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, कब में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओयोशियो, और केनारी कहाँ हो गया आपको, केनारी हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये हो गया, ये ठंडी जलधारा, क्या है, ठंडी जलधारा का वो बता दिया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंगुलहास। 46 नंबर का आंसर देखते हैं क्या होता है। 46 में कौन सी दक्षिण भारत गंगा कहा जाती है, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। एक छोटा सा टर्म याद रखिए, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। 46 आदमी कन्फ्यूजन होता है कि कावेरी कब होगा और गोदावरी कब होगा, ठीक है। तो अभी इसका आंसर दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। दोनों में बहुत सारा अंतर है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है दक्षिण भारत की गंगा, तो यहाँ पर कावेरी हो जाएगा, लेकिन दक्षिण की गंगा अगर केवल भारत न दे, केवल दक्षिणी गंगा, दक्षिण की गंगा, तो हो जाएगा आपको गोदावरी, ठीक है।
और दक्षिण भारत की गंगा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं कौन कहाँ बहती है कावेरी। कावेरी का आपका पता है ब्रह्मगिरी, कहाँ कौन सी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, किससे, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। कृष्णा जो निकलती है महाबलेश्वर, कहाँ, महाबलेश्वर। ये सब जो इस साइड के, जो इंडिया के है, देखिए आपको बता देते हैं, ये जो ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक घाट बना हुआ है जिसको पश्चिम घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिम घाट। तो पश्चिम घाट से देखिए यहाँ पर एक नदी है गोदावरी, उसके बाद आपको होगा कृष्णा, उसके होगा कावेरी। तो ये जो गोदावरी है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये जो जगह का नाम है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, क्या नाम है, त्र्यंबकेश्वर। ये जो निकलती है ये कृष्णा नदी, ये है महाबलेश्वर, क्या नाम है, महाबलेश्वर। और जो कावेरी निकल रही है, इसको कावेरी बोलेंगे, इसको कृष्णा बोलेंगे और इसको बोलेंगे गोदावरी, ठीक है। तो ये जो कावेरी निकल रही है यहाँ से, इसका जगह नाम है ब्रह्मगिरी। कहाँ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से पश्चिम घाट की पहाड़ी है जिसको वेस्ट घाट, क्या है, वेस्ट घाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसका इनमें कौन सी दक्षिण भारत गंगा, तो कावेरी हो जाएगी। एक वैगई जो तमिलनाडु में बहती है, कहाँ बहती है, तमिलनाडु में बहती है, ठीक है, तमिलनाडु में बहती है। और ये जाकर कहाँ गिरती है, बाकी जो 3 नदियाँ आपको बताएं हम, जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब गिरती है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। किसमें गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो वैगई नदी है, ये वैगई नदी कहाँ गिरती है, जब तमिलनाडु में बहती है और जाकर कहाँ गिरती है, पाक स्टेट में, पाक की खाड़ी में, इसमें पाक की खाड़ी में, ठीक है। जो पाक जल संधि है श्रीलंका और इंडिया के बीच, कौन सी जल संधि है बीच में, जो पाक जलडमरू मध्य, क्या है, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। पाक से पाकिस्तान में चल जाइएगा, पाक से क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू श्रीलंका और इंडिया के बीच है, ठीक है। तो ये हो गया वैगई शहर। मदुरई के नाम सुने होंगे आप लोग, तमिलनाडु का मदुरई, क्या है, मदुरई किसके किनारे है, वैगई नदी के किनारे है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, क्या होता है, रिंग ऑफ फायर, जिसको अग्निवलय, अग्निवलय यानी कि आग का गोला बन जाता है, ठीक है। तो किस कारण से आता है, वहाँ पर ज्वालामुखी, ठीक है, भूकंप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप भी हो जाएगा, ज्वालामुखी, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों, यानी कि ए और बी। ये देखिए प्रशांत महासागर में, जो प्रशांत महासागर है, इसमें एक गोले इसके चारों तरफ से एक भूकंप का क्षेत्र, ठीक है, जो अर्थक्वेक जोन बन जाता है। और अगल बगल ज्वालामुखी होने के कारण गोले एक रिंग बन जाता है, जो कि रात में देखेंगे या दिन में भी देखेंगे, हमेशा इसमें क्या होता है, उद्गार होते रहता है। तो क्या दिखता है, छल्ला जैसा, क्या दिखता है, रिंग दिखता है, ठीक है, फायर रिंग, फायर यानी कि आग का गोला जैसा निकलता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखते हैं। टकला मकान चाइना, सही है। थार भारत, सही है। अटाकामा चिली, सही है। और गिब्सन अफ्रीका नहीं, देखिए गिब्सन पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आपको विक्टोरिया हो गया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में आपको हो जाएगा विक्टोरिया, हिप्सन और गिब्सन और सैंडी, 4 बताएं, हिप्सन, गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी। हिप्सन, गिब्सन, विक्टोरिया और सैंडी कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। सहारा सबसे हॉट में है, सबसे बड़ा भी है, हॉट नहीं, सबसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा गर्म, इतना बड़ा कोई नहीं है। टोटल 11, अफ्रीका के कितने देशों में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा डेजर्ट जो है 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गोबी जो होता है, गोबी एक शीत मरुस्थल है, कैसा है, शीत है। मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे गोबी जो शीत मरुस्थल है। उसके बाद देख लेते हैं पेंटागोनिया, ठीक है। जो पेंटागोनिया मरुस्थल है, जो अर्जेंटीना में, ये भी शीत मरुस्थल है, कैसा है, शीत यानी कि ठंडा, अर्जेंटीना में पड़ता है पेंटागोनिया। उसके बाद एक और देख लेते हैं हम लोग, काराकोरम। देखिए एक काराकोरम है, 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है काराकोरम, ठीक है। जो हाईलाइटेड है तो सबको पता है, लेकिन काराकोरम ऐसा नाम हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, कहाँ, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कालाहारी, ठीक है, कालाहारी, ये भी एक गर्म है, कैसा है, एक गर्म है, कालाहारी आपको पड़ेगा, आपको बोत्सवाना, कहाँ पड़ेगा, बोत्सवाना,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49 नंबर, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है। ठीक है, देखिए बेरोजगारी 3-4 टाइप के होते हैं और हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्लियर हो जाएगा क्या है। ठीक है, एक होता है बेरोजगारी में आपको चक्रीय बेरोजगारी। क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी हो गया। एक होता है मौसमी बेरोजगारी, एक होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, एक छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, जो चक्रीय बेरोजगारी होता है, जो चक्रीय बेरोजगारी है, मांग को बढ़ने या घटने से उत्पन्न होता है। जैसे कि मांग बढ़ गया, अभी कुछ मांग है, अभी जैसे कि मांग है पूरे बाजार में, अभी क्या है? बरसात है, बरसात में क्या है? छाता का मांग है। ठीक है, छाता का मांग है, तो अभी उन लोगों को क्या मिला? जॉब मिला। लेकिन जब जैसे ही बरसात खत्म हुई, गर्मी का मौसम आ गया, ठंडी का मौसम आ गया, तब छाता का उतना काम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? उस फैक्ट्री में लगे जो मजदूर है उसको क्या हो जाएगा? अब तो काम मिलेगा नहीं, तो क्या एक उत्पन्न हुआ? मजदूरी उत्पन्न हुआ, तो क्या? बेरोजगारी उत्पन्न हुआ। तो ऐसे बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, अब देखते हैं मौसमी क्या होता है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी ये क्या है? अभी कुछ बरसात का मौसम है, तो बरसात का मौसम है तो कृषि में आपको पता ही है, बरसात के मौसम में मजदूर चाहिए खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। ठीक है, तो अभी उन लोग क्या मिल जाता है? काम मिल जाता है। लेकिन जैसे ही ये मौसम ख़त्म होता है, धान की फसल रोपा जाता है, तो उसके बाद उन लोगों को क्या होता है? काम नहीं मिल पाता है उतनी अपेक्षा जितना मिलता है। तो क्या होता है? जो उस समय जो काम में लगे हुए थे, मौसम के परिवर्तन के कारण क्या बदलाव हुआ? मौसम के परिवर्तन के कारण क्या हुआ? उन लोग को बेरोजगारी उत्पन्न। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ आ गया, पूरा सुखाड़ आ गया। ठीक है, पूरा सुखाड़ आ गया, तो सुखाड़ में तो कोई कृषि वगैरह होगा नहीं, तो क्या हो गया? जो कृषि में लोग पहले काम करके अपनी जीविका को पालन करते थे, वो क्या हो गया? बेरोजगार हो गए। तो क्या मौसम के कारण उत्पन्न बेरोजगारी के तो क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, एक संरचनात्मक होता है। क्या होता है? एक संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, फिर उसको देख लेते हैं। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। छिपी, देखिए प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी क्या होता है? आवश्यकता से अधिक लोगों को काम में लग जाना। देखिए आवश्यकता से अधिक लोगों को काम में लग जाना। आवश्यकता, जैसे कि एक घर को बनाने में टोटल 2 लोग की ज़रूरत है, लेकिन उसका पूरा परिवार उसी में लगा हुआ है। क्या लगा है? उसी पर पूरा परिवार, यानी कि 10 व्यक्ति हैं, सब उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि एक खेत है, खेत में धान रोपना है। धान रोपने के लिए अब मात्र एक व्यक्ति के चाहिए, एक व्यक्ति पूरे खेत में धान रोप सकता है आराम से, लेकिन इसमें 10 व्यक्ति लगे हुए हैं। तो ठीक है, तो लोग तो लगे हुए दिखते हैं, लेकिन क्या होता है? उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो एक व्यक्ति के बराबर होता है। तो यानी कि क्या है? ये एक व्यक्ति के कारण इनके काम को छिप गया है। इससे क्या हो? छिप गया, तो यानी क्या? उसको छिपी हुई बेरोजगारी। ये सब पूरा 10 व्यक्ति का इसमें काम नहीं है, लेकिन सब पूरे परिवार लगे हुए हैं, तो क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी है लेकिन क्या? छिपी हुई है, प्रच्छन्न है। ठीक है, एक संरचनात्मक यानी कि कौशल के कारण। ठीक है, कौशल कहने का मतलब कि जैसे क्या हुआ? पहले अगर ये पूरा गड्ढा खोदना है तो इसके लिए 20 मजदूर लगते थे। कितने मजदूर? 20 मजदूर लग रहे थे। लेकिन अब जेसीबी के कारण, यानी क्या? जेसीबी आ गया, तो जेसीबी क्या किया? जेसीबी जैसे ही आया तो इसके संरचना में चेंज हो गया, यानी कि 20 लोगों का काम अकेले कर दिया। तो यानी कि जो ये 20 लोग थे क्या हो गए? तो बेरोजगार हो गए ना। तो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो इस कारण से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? कौशल के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ये हो गया, आपको चारों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा? 49 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक पे कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, घटनात्मक में क्या होता है कि बेरोजगार और परिवर्तन के कारण दोनों श्रमिक को व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कौन सा कथन विचार कीजिए। ठीक है, इसका होगा पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का फुल फॉर्म होता है, देखिए सबसे पहले कहते हैं एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, देखिए सरकार के साथ किसान के साथ सरकार वादा कर चुका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर एक खेत है, खेत में अगर 10 kg होता है, कभी अगर 20 kg हो जाए, ठीक है,
तो आपको तो 10 केजी की आवश्यकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा तो 10 केजी है, आपको एक मूल्य तय कर देते हैं न्यूनतम, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आपको वो जो 10 किलो अनाज है वो बेकार नहीं जाएगा, हम इस मूल्य पे उसको ले लेंगे। ठीक है, यानी वही होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, जब आपको ज़्यादा हो जाए, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, अब आपको बेचना है, कोई लेने को तैयार नहीं है, तो हम आपको लेंगे। कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, गवर्नमेंट लेगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक मूल्य तय कर दिए जिसको MSP बोलते हैं, मार्जिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो वो है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि क्या कथन विचार की न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्ताव की जाती है। ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अमल की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, दोनों सही है, इसका दोनों बार तय किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट सेट नंबर 1 में एक मिस्टेक हो गया था दोस्तों, उसको आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा माइनर मिस्टेक है। आपको क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में था, दखमा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये तो ग्रीक सही आंसर है, इसका सही आंसर। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करवा रहे थे कुछ इसका ऑप्शन को, तो कुषाण सोना का सिक्का प्रथम बार नहीं, सोना का जो सिक्का था, देखिए सोना का सिक्का अगर पूछे तो सबसे पहले बार तो इंडो ग्रीक सबसे शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले बार। अगर शुद्ध, देखिए सोना में कभी कभी आपको फर्स्ट अगर प्रथम दे दे, याद रखिएगा, माइनर क्वेश्चन में आदमी फंस जाता है। प्रथम दे दे, अगर शुद्ध दे दे, शुद्ध सोने का सिक्का प्रथम हो गया, शुद्ध हो गया और सबसे ज़्यादा हो गया, 3 चीज़ है, याद रखिएगा। अगर प्रथम बोले तो इंडो ग्रीक, क्या होगा? इंडो और ग्रीक। अगर शुद्ध बोले तो हो जाएगा कुषाण, अगर सबसे ज़्यादा बोले तो गुप्त। याद रखिएगा, प्रथम इंडो ग्रीक, शुद्ध बोलेगा तो कुषाण हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा गुप्त। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो एक 50 क्वेश्चन का एडिटोरियल 500 MCQ का सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें, एक सपोर्ट दीजिए जी। धन्यवाद, थैंक यू।